बच्चे का अपहरण कर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी, 2 लाख लेने के बाद इकलौते पुत्र को लौटाया। क्या नाम है बेटा? जयदीप। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट। कहाँ पे? कौन से स्कूल में? नागदा। है नागदा रोड। नागदा रोड पे स्कूल कृष्णा कॉन्वेंट में पढ़ते हो। क्या घटनाक्रम हुआ आपके साथ में? क्या हुआ था? पकड़ के ले गए थे, बोल दे। पुलिस थाना नागदा के अंतर्गत आने वाले गांव बेरछा के 8 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर फिरौती मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें 10 लाख रुपए की फिरौती के एवज में परिजनों ने 2 लाख रुपए देकर बच्चे को छुड़वाया। घटना के बाद से पूरा परिवार दहशत में है। पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद कार्रवाई करने की बात कही। पकड़ के ले गए थे। कौन पकड़ के ले गया था? चोर। चोर पकड़ के ले गए थे। कहाँ जा रहे थे आप? कहाँ हुई थी घटना? किसके साथ जा रहे थे? बुआ के साथ। बुआ के साथ जा रहे थे। फिर कहाँ ले गए थे आपको? कच्चे रास्ते में सुलाया। कच्चे रास्ते में सुलाया था। फिर 24 घंटे तक आप उनके पास रहे थे। खाने पाने कुछ दिया था? कुछ नहीं दिया था? क्या बोलते थे बार बार आपको? जयदीप। कि कितने? 2 लोग थे तो मोटरसाइकिल पे टक लेके थे, है ना? अच्छा अच्छा। और वापस कहाँ पे? जंगल में सुलाया? फिर छोड़ा कैसे उन्होंने? लेना आए थे। लेना आए थे? कौन लेना आया था? धीरज दाद। है धीरज दाद। जो धीरज दा लेना आए थे। अच्छा धीरज। तो पैसे लिए थे? ऐसे ही छोड़ा? पैसे। कितने पैसे लिए थे? कितने पैसे लिए थे? गांव बेरछा निवासी गजराज सिंह के पैर फ्रैक्चर होने पर बहन राजकुमार अपने पति सरपंच नागेंद्र सिंह गांव पीपली खेड़ी ग्राम पंचायत आलोट तहसील के साथ 25 जनवरी को कुशलक्षेम पूछने आए थे। इसी दिन शाम को घर लौटते समय रास्ते में बाइक खराब होने से देरी हो गई। बाइक ठीक कराने के बाद जब वह लौटा तो रास्ते में 4 युवक मिले, जिन्होंने बाइक में पेट्रोल खत्म होने का बहाना करके नागेंद्र सिंह को रोका। नागेंद्र सिंह बाइक से पेट्रोल दे रहे थे। इसी दौरान युवक 8 वर्षीय बच्चे जयदीप पिता जीवन सिंह को उठाकर भाग गए। बहन और नागेंद्र सिंह ने विरोध भी किया, लेकिन हथियार दिखाने लगे। इस दौरान परिजनों ने युवकों पर पथराव भी किया, लेकिन वह जयदीप को ले जाने में सफल हो गए। परिजनों ने रात्रि में खोजबीन की, लेकिन सफलता नहीं मिली। सुबह होने पर परिजनों को एक बिचौलिए ने सूचना दी कि बच्चा सुरक्षित है, फिरौती के रूप में 10 लाख रुपए दे दो। लंबी जद्दोजहद के बाद 2 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। 2 लाख रुपए देने के बाद बदमाशों ने जयदीप को राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र देवड़ा खजूरी नामक स्थान पर परिजनों के सुपुर्द किया। परिजनों ने अपहरण के पीछे कंजर गिरोह का हाथ होने का अंदेशा जताया। बालक के अपहरण का एक मामला हुआ है, क्या है पूरा मामला? मामला है कि मेरे जीए साहब और सिस्टर दोनों, मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ तो पूछने आए थे। तो शाम को जाने लगे तो ये भी हो गया कि नहीं मैं भी बुआ के वहाँ जाऊँ, तो इसको भी उनके साथ भेजा। तो कहीं उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो ताल में उन्होंने गाड़ी वाड़ी ठीक करवाई, तो थोड़ा लेट हो गए थे। उसके बाद फिर घर के लिए निकले तो 7 साढ़े 7 बजे ताल से निकले तो 8 कड़वा खेड़ी से आगे खिजड़िया गाँव आता है। उस गाँव से थोड़ा सा आगे 2 बंदे खड़े थे। उन्होंने बोला कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल खुड़ गया। तो पेट्रोल के बहाने गाड़ी रोकी, जिया जी पेट्रोल निकालने गए थे, वो उठा के भाग गए गाड़ी से। कोई संघर्ष पीछा इन्होंने करा, पत्थर भी मारा, एक उसकी पीठ पे पत्थर भी लगा। पर वो गाड़ी में वापस गाड़ी नली लगाए स्टार्ट करे, नहीं थे तो वो टाइम हो गया। तो कोई हथियार का उपयोग करा था? बिना हथियार के उपयोग के उनके पास रिवॉल्वर थी, वो कट्टा भी अड़ा दिया था। फिर कैसे सूचना मिली अपने को? दोबारा सूचना वापस वो 4 किलोमीटर गांव था, उन्होंने वापस फोन लगाया कि यार ऐसा ऐसा हो गया है। तो फिर रात का टाइम था, तो इधर उधर फोन लगाया रिश्तेदारों में सबको। तब उन्होंने बोला रात को अब क्या होना जाना है, जो भी कुछ होगा सुबह में होगा। फिर सुबह में उन्होंने लगाया रिश्तेदारों फोन के, और ने इधर उधर से ढूंढा के कहीं उनसे बात हुई उनकी कि हाँ बच्चा सुरक्षित है। ने पहले तो उन्होंने डिमांड 10 लाख की, फिर 5 लाख की, ऐसे करते करते फिर वो 2 लाख पे सौदा हुआ। कितने पे फिर मामला पड़ गया पूरा? 2 लाख में मामला पड़ा। तो बच्चा कैसे मिला फिर अपने को? बच्चा अब मैं तो नहीं गा पाया था, उधर आलोट क्षेत्र के ही कोई थे, उनसे संपर्क हुआ और उन्होंने ला के दिया। पुलिस में कोई शिकायत दर्ज करवा दी अपन? मेरे को मालूम है, मेरा पैर फ्रैक्चर पड़ा, मैं तो गया ही नहीं था। नहीं। अच्छा, बिचौलियों टीआई नागदा पर मारपीट का आरोप लगाते हुए रैली निकाली। अभिभाषकों ने सीएसपी कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया।
अभिभाषकों ने टीआई नागदा पर मारपीट का आरोप लगाते हुए बुधवार को सीएसपी कार्यालय का घेराव कर दिया। सीएसपी के अवकाश पर होने पर एसडीओपी खासरोद ने आकर ज्ञापन लिया और विभागीय जांच के आश्वासन के बाद अभिभाषकों ने घेराव को स्थगित किया। बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। टीआई श्यामचंद्र शर्मा को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष विनोद रघुवंशी के नेतृत्व में बुधवार की दोपहर में अभिभाषकों ने सीएसपी कार्यालय का घेराव किया। संघ अध्यक्ष रघुवंशी के अनुसार 26 जनवरी को अभिभाषक नितिन जैन और अभिभाषक माधुरी रघुवंशी उनके भाई के प्लॉट से पाइप चोरी की शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने पहुंचे थे। इस दौरान टीआई शर्मा और अभिभाषक रघुवंशी के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसको लेकर टीआई ने अभिभाषक जैन के साथ मारपीट कर लॉकअप में बंद कर दिया। इस घटना से अभिभाषकों में आक्रोश व्याप्त हो गया, जिसको लेकर सीएसपी कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान अभिभाषकों ने एसडीओपी अरविंद सिंह खासरोद को ज्ञापन सौंपा, जिसमें टीआई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए घटनाक्रम की सीडी उपलब्ध कराने की मांग की। एसडीओपी सिंह ने मामले को समझने के बाद विभागीय जांच करने का आश्वासन दिया। इसके बाद अभिभाषकों ने घेराव स्थगित कर दिया। इस संबंध में टीआई शर्मा ने कहा कि मेरे ऊपर लगाए जा रहे आरोप निराधार है, जिसमें कोई भी सत्यता नहीं है। सारे वकील यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या पूरा मामला? विस्तृत रूप से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कल नागदा अभिभाषक संघ के सदस्य नितिन जैन और महिला अभिभाषक माधुरी रघुवंशी नागदा थाना मंडी पर उपस्थित हुई थी। उनके ब्रदर के घर पर जो प्लाट है उस पर पाइप चोरी संबंधी रिपोर्ट लिखाने के लिए वो थाने पर उपस्थित हुए थे। थाना प्रभारी द्वारा उक्त रिपोर्ट का न लिखते हुए महिला अभिभाषक के साथ में गाली गलौज करी, धक्का मुक्की करी और साथ में नितिन जैन जो अभिभाषक हैं उनका मोबाइल छीनते हुए उनके साथ भी अभद्रता करी, गाली गलौज करी, मारपीट करी और यहाँ तक कि उनको बिना किसी उसके और वर्दी का आरोप दिखाते हुए उनको कारागार गृह में बिठाया। लॉकअप रूम में बिठाने के पश्चात भी वहाँ वो उत्तेजित भाव से ही अभिभाषक लोगों के साथ में पेश आए हैं। साथ में आज उसी तारतम्य में अभिभाषक संघ नागदा उपस्थित हुआ है और ज्ञापन के माध्यम से श्रीमान आईजी महोदय, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान सीएसपी महोदय और स्टेट बार काउंसिलिंग जबलपुर को ज्ञापन के माध्यम से सूचित करवाने का अनुरोध कर रहे हैं। जो एफआईआर लिखवाने के लिए गए थे उक्त एफआईआर न लिखने के पश्चात भी तथाकथित आरोपी द्वारा उस प्लाट पर कब्जा करने की नीयत से पूरा कार्य को प्रारंभ किया हुआ है। साथ ही जो महिला अभिभाषक और नितिन जैन अभिभाषक के साथ में जो अभद्रता हुई है, मारपीट हुई है और गाली गलौज हुई है, नागदा थाने में 8 सीसीटीवी कैमरे जो निरंतर रूप से चालू हैं, उक्त घटनाक्रम पूरे सीसीटीवी फुटेज में दर्ज है। हमें ये भी शंका है कि हो सकता है कि कल इनके साथ हुई घटना के संबंध में उन फुटेजों के साथ भी कोई छेड़खानी की जा सकती है और नागदा टीआई के विरुद्ध जो एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आज सभी समस्त अभिभाषक लोग उपस्थित हुए हैं। लिखित एफआईआर हम अभी श्रीमान सीएसपी महोदय को यहाँ पे प्रेषित करने के लिए आए हुए हैं, परंतु ज्ञापन लेने के लिए और ना अभी लिखित हमारी इस रिपोर्ट को लेने के लिए अभी तक कोई अधिकारी उपस्थित नहीं हुआ है। माननीय कितने घंटे से खड़े हैं आप यहाँ पे? हमें लगभग 1 घंटे के लगभग हो चुका है। हमने इस संबंध में उच्च अधिकारियों से भी बात की है। पता लगा है कि एसडीओपी महोदय आ रहे हैं यहाँ पे और वो किसी प्रोटोकॉल में लगे हुए हैं। सीएसपी महोदय शायद अवकाश पे हैं और हम ये चाहेंगे कि जब तक उच्च अधिकारी यहाँ पे उपस्थित नहीं होते हैं और जो टीआई महोदय हैं शर्मा जी, उनके विरुद्ध अगर कार्रवाई का आश्वासन नहीं देते हैं या कार्रवाई नहीं करते हैं, तब तक हम अभिभाषक संघ के समस्त सदस्य यहीं पे धरने के रूप में विराजित रहेंगे और उक्त कार्रवाई होने के पश्चात ही इस स्थान से हटेंगे। जय हिंद, जय भारत। सर, हम तो ये चाहते हैं कि जिस तरह की अभद्रता ड्रेस कोड में होने के पश्चात एक महिला अभिभाषक के साथ में हुई है और एक सम्मानीय पद पे पदस्थ होने के बाद में एक अभिभाषक के साथ में अगर इस तरह का कृत्य अगर पुलिस कर रही है, आगे के लिए क्या कार्रवाई उसके ऊपर होना चाहिए, कानूनी रूप से आप भी अच्छे भलीभांति रूप से परिचित हैं।
हमारा निवेदन ये है कि जो तथाकथित घटनाक्रम कल हुआ है वो घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज जो है वो तुरंत लॉक करके अभी उसको सीसीटीवी के फुटेज को सीडी में कन्वर्ट किया जाए। साथ ही जो यही साहब उनके विरुद्ध FIR का निर्देश दिया जाए और इसके संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाए कि ड्यूटी के पदस्थ रहने के दौरान उन्होंने ये जो कृत्य किया है उसके संबंध में जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई हो वो कार्रवाई की जाए। ठीक है, आपका नाम क्या? मेरा नाम विनोद रघुवंशी है। बात अच्छा, अभी आपसे बात जी हुई। सर। ठीक है, इसमें जैसा कि आपने बताया कि संबंधित अधिकारी के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, जो भी उनके साथ गलत व्यवहार किया गया और आपने खुद ही चूँकि अब आप लोग सब सारी प्रोसेस से परिचित है तो एक तो जो आपने बोला सीसीटीवी वगैरह हम दिखवा लेते हैं उसके आधार पे अगर कुछ भी कार्रवाई जो भी उसमें होगा लीगल उस वे में जाएंगे और अपने या तो मेरे द्वारा या CSP साहब जो खुद आएंगे उनके द्वारा इसमें व्यवस्थित जांच की जाएगी। उस पर से हम रिपोर्ट सबमिट करेंगे अपने वरिष्ठ अधिकारियों को, जरूर कार्रवाई की सर। इस संबंध में मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो घटनाक्रम हुआ है वो लगभग 12:45 से लेके 1:30 बजे के दरमियान में हुआ है। 12:45 नहीं 1 बजे का टाइमिंग 1 से 3 बजे के बीच में मतलब है ना। हम तो 1 बजे से दोपहर में दोपहर में 1 बजे से मैं खाने पर थी तो करीबन 2 सवा 2 के लगभग TI साहब वहाँ आए होंगे और बस आते ही उनके द्वारा जो ये भी घटनाक्रम किया गया है वो वहाँ CCTV फुटेज में है। और आप करीबन ये समझ लीजिए कि अगर आप 12 से 4 तक का CCTV फुटेज देखेंगे तो आपको सारा घटनाक्रम मालूम पड़ जाएगा। कोई छेड़खानी ना हो। 12 से 4 के बीच में जो घटनाक्रम हुआ है वो जो है उसको आपको अवश्य इस पर लीगल में स्टाफ को ये एक लिखित आप चाहते भी नहीं है किसी के साथ किसी भी तरीका। आप लोग तो वैसे भी एक संभ्रांत और एक वर्ग को प्रतिष्ठित वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं और हम आपको भी पता है कि आपसे और हमारा कितना एक ट्यूनिंग होके इस काम चलता है, मतलब ऐसा हम कभी नहीं चाहते। हाँ इसलिए हम यहाँ पे हैं। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा था। तो मेरा ये अगर मान के चलिए उनकी तरफ से कुछ हुआ है तो जैसा मैंने आपको भी बताया कि अगर उसमें ऐसा पाया जाता है तो उनके खिलाफ जांच कर लेते हैं और होगा तो जरूर हम उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई भी। सर एक निवेदन मेरा और इसमें मान लीजिए वहाँ से उसको डिलीट कर दिया जाता है तो ये जो फरियादी तो आपके सामने खड़े इनसे पूछ लिया जाए अभी। जब आपका कोई अंकित करा लेगा FIR दर्ज हो, सीधी सी बात है। जब कोई अपराधी जाता है निश्चित रूप से आप करवाइए, फिर जांच होती रहेगी। आप CCTV की जांच कर रही है नहीं कर रही है, अभी डिलीट करा देंगे फिर हम क्या ले लेंगे वहाँ से जाकर के। नहीं हम कोई नहीं होते हैं डिलीट कराने वाला और फिर तो करना होगा तो आप तो ये फरियादी ये दोनों मैं करवा लूंगा। देखिए सीधी सी बात है, कोई भी अगर डिपार्टमेंटल काम है उसमें हमें डिपार्टमेंटल अगर मान के चलिए जांच भी करनी तो इसका एक ड्यू प्रोसेस है और उस प्रोसेस को हमें फॉलो करना पड़ता है। अब हम वो जाके एकदम से तो ऐसे नहीं कर पाएंगे ना। अभी हम अपने अगर आप जैसे बोल रहे हो कि वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करिए आप, तो मैंने अभी जस्ट आपका फोन आया, अब आपने खुद ही बता दिया होगा शायद। वो तो मैंने मेरी अभी जस्ट आपसे बात हुई कि मैंने जैसा भी होता है बातचीत करके फिर मैं आपको सूचित करता हूँ। तो वो कोई समस्या नहीं है, आप लोग निश्चिंत रहें। और अभी CSP साहब वापस आएंगे, या तो मेरे पास ही जांच आएगी या CSP साहब यहाँ की करेंगे। ये सब जांच के संबंध में हमारा निवेदन ये है कि जो घटनाक्रम कल हुआ है और याचक के रूप में आज ये श्रीमान के समक्ष अगर उपस्थित है तो क्या इनकी FIR हो सकती है या नहीं हो सकती है, इस संबंध में हमें बताया जाए। और अगर हो सकती है तो दर्ज की जाए, नहीं हो सकती है तो हमें हमारे मुद्दे पे छोड़ दिया जाए, हम हमारी लड़ाई खुद लड़ेंगे। या तो शर्मा जी के खुद के नाखून के निशान है ये। एक मिनट मैडम, FIR हो सकती है, आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे, बस इस बात पे खत्म क्लोज कर देते हैं। नहीं मैं बोल रहा हूँ ना आपसे, देखिए सीधी जांच आपका कोई लेना देना नहीं है। जांच का विषय हमें तो केवल इतना सा चाहिए कि अगर कोई फरियादी याचक जिसके साथ में कोई घटनाक्रम हुआ है उसकी अगर FIR होती है तो FIR दर्ज कर दी जाए। अगर नहीं हो सकती है आपसे तो हमें हमारा हाल पे छोड़ दिया जाए, हम हमारा लड़ाई खुद लड़ लेंगे। मैं अभी आपको यही बता रहा हूँ, ये जो आपने मुझे सौंपा है इस आधार पे मैं अभी जाके एक बार दिखवा लेता हूँ। जब तक मेरे पास कुछ प्रमाण नहीं है, कुछ तो आधार हो ना। सर दिखवा ले, जब तक नहीं बैठे हाँ वो तो चलते हैं ना, सीडी में ले लेंगे ना। नहीं सर, बेसिक जो है FIR दर्ज कराना एक राइट, एक पीड़ित का जो राइट है सर, पीड़ित का जो राइट है वो मिलेगा कि नहीं इसको हाथों FIR, वो तो कोर्ट डिसाइड करती है। वो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे आपने भी बोला अब CD एक CCTV का भी दिखवा लेना और CCTV का वो आप रिकॉर्डिंग जो है ना उसको
सुरक्षित रखना, कुल मिला के ये रखना है। बाकी जो भी होगा इसमें हम करते हैं। सर एक निवेदन है, इसको मारा नाखून लगे हुए तो इसका मेडिकल तो हो सकता है भैया का? हाँ मेडिकल तो करा सकते हैं। कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये आप एक चीज समझिए, मैं आपसे बार बार वही चीज बोल रहा हूँ, एक बार मेरे को खुद तो एक बार संज्ञान में आन दो। अभी आपने बोला देखो आप भी व्यवस्थित ड्यू प्रोसेस आप भी समझते हो, तो उस चीज को थोड़ा सा तो आप मेरे को समझने दो, टाइम दो, क्या क्या है कैसा है, कोई दिक्कत कोई मेरे को भी कोई समस्या नहीं। हम लोग आपके हम 1 घंटे और यहाँ वेट कर रहे हैं, तब तक के लिए जो भी हुआ कार्रवाई के संबंध में आप जांच करें। मेरा कहना है कि एक नागरिक का क्राइम FIR दर्ज कराने का इसका जो राइट है वो इसे मिलेगा कि नहीं, हाथों हाथ, बस इसी बात है। सीक्रेट सर, ये ज्ञापन देते हुए एक फोटो खिंचवा लेते। शहर में महापुरुषों की तीनों प्रतिमाओं का लोकार्पण एक साथ होगा। शहर में महापुरुषों की प्रतिमा लगाने के 20 वर्ष पुराने मामले का पटाक्षेप बुधवार की शाम को हो गया। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पुराने बस स्टैंड के प्रतीक्षालय और पुलिस चौकी के बीच लगाने पर सहमति बनी। तुरंत रोटरी बनाने का कार्य भी शुरू कर दिया। प्रशासनिक अधिकारियों ने राजा जन्मेजय की प्रतिमा स्थल का भी भूमि पूजन किया। जिंदाबाद जिंदाबाद भीम आर्मी जिंदाबाद। अरे माला देना, एक और देना, एक माला और देना, माला देना, वो लोकेश भी ऊपर से माला देना, वो सलमान भाई माला देना, एक मिनट माला देना भाई, एक माला दे दो मेरे को, सामने 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 हमारे मेन रात में सर बहुत मेहनत करी है। दुर्गेश जी, पुष्पेन जी, ओम भैया, हमारे बंटी भैया, ये सबकी मेहनत थी, हमारे इमरान भाई, इन सबकी मेहनत थी, सलमान भाई, इन सबकी मेहनत थी, इस कारण आज ये काम यहाँ शुरू हो रहा है। सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ, सबको बधाई देता हूँ। आज बहुत अच्छे स्थान पर प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ, समाज को धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छे स्थान पर प्रतिमा का कार्यक्रम का भूमि पूजन हो गया, काम चालू हो गया है और तीनों प्रतिमा एक साथ स्थापित हो गई। हम सबके लिए खुशी की बात है। सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारी पूरे भीम आर्मी और पूरे भोजन परिवार की ओर से हमारे बडेक जी को बधाई बहुत बहुत और इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे नगर वासियों को ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है कि संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा आज हमारे बस स्टैंड पर लगी। जय भीम जय भारत। आप लोग 20 साल से लगे थे, किसको देते हो श्रेय? सर 20 साल से इसके अंदर लगे थे, इसके अंदर श्रेय अगर जो जाता है तो तमाम भोजन समाज को जाता है, जैसे कि और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि भी जो है कुछ, जैसे कि हमारे बड़े भाई प्रकाश जी, ये भी जनप्रतिनिधि है, हालांकि भोजन समाज में नहीं है, मगर ये आज इन्होंने एक चीज दिखा दी है कि इनके अंदर इंसानियत है और कहीं ना कहीं ये सभी लोगों को अपना समझते हैं, इसलिए अपने लोगों के बीच में आज खड़े होकर उन्होंने काम करके दिखा दिया। प्रकाश भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो। और आज का बोलो भारत माता की। सभी को जाता है, सभी को कहा जाता है कि 20 साल जैसे महाराणा प्रताप जी की लगी, ऐसे राजा जन्मेजय जी की उस रोड के उस तरफ जो रोटरी बनी हुई है ग्रेसिंग की, वहाँ लगेगी। उसका भी अधिकारी को बोल दिया कि आज ही काम चालू कर दे। और सभी भाइयों को निवेदन करता हूँ कि जरा सा भी नहीं घबराएं, अब काम नहीं रुकेगा। आप सबका सहयोग आशीर्वाद से महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा लग गई है, राजा जन्मेजय जी की प्रतिमा का काम चालू हो गया है, उसको चालू करवा के लगा देंगे। और आज भीमराव अम्बेडकर जी का भी काम चालू हो गया, बोल दिया मैंने अधिकारियों को, और अभी मैं बुला के बोल देता हूँ। और मैं यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ, आभार। आप सभी की मेहनत रंग लाई है, इसी से आज बाबा साहब की प्रतिमा लग रही है। यहाँ उपस्थित हमारे अशोक जी मालवी जी, प्रकाश जी जैन, सलमान साहब, बड़े भाई बंटी जी जटिया, भूपेन जी सोलंकी, गोपाल जी गुज्जरवाड़िया, ओम प्रकाश जी नागराज, इन सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम जय भारत। अधिकारी हो इसके लिए थोड़ी क्या इधर 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 आओ नहीं।
आज बड़ा हर्ष का विषय है। 20 साल पुरानी प्रतिमा नवीन बस स्टैंड पर राजा जन्मेजय की यही लिखा ना, यहाँ का लिखा था साहब, जैसे ही हमने लिखा रोड का लिखा। अनुमति देख लो आप, अनुमति का रोटरी का उल्लेख, ये तो अम्बेडकर जी की राजा जन्मेजय की। एक मीडिया बना हाँ हाँ पढ़ रहे हैं। खोल दो बस, ये लिखा ना सब नवीन राजा जन्मेजय बस, राजा जन्मेजय किलो यही तो है। आप तो नहीं रहा बीच में। अरे यार बस स्टैंड क्या वहाँ बस स्टैंड ऊपर थोड़ी रखना है। एक्चुअल में क्या है भैया, रखनी है बसें अपन सामान्य बोलचाल में बोलते हैं ना, वो बसें वहाँ से आके खड़ी नहीं होती है, तो वो बोलचाल की भाषा में वो जैसे ये महाराणा प्रताप जी की हमने रखी ना, इस पर भी यही लिखा आप देखो, मेदपुर रोड पर, ठीक है ना, इसका भी मेदपुर रोड पर ही लिखा है, मेदपुर रोड पर राजा जन्मेजय बस स्टैंड पर। तो ये राजा जन्मेजय बस स्टैंड तो बना हुआ है ऑलरेडी, ये यहाँ पर इसी वो लैंडमार्क है। बस स्टैंड को अपन ने लैंडमार्क लिया है। महाराज जन्मेजय की, राजा जन्मेजय की बहुत बढ़िया हुआ है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। राजा जन्मेजय अमर रहे, राजा जन्मेजय की नगरी हम नागदा अमर रहे, जन्मेजय की लगी है। इसके लिए हम आदरणीय अशोक जी मालवी को और प्रशासन को और प्रकाश जैन को धन्यवाद देते हैं। ये बहुत वर्षों से उलझा हुआ मामला था, किंतु आज बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में आदरणीय मालवी जी के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से निपट गया। इसके लिए हम सबको धन्यवाद देते हैं। मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि समय समय पर मीडिया ने भी इन बातों को। सन 2012 से इस शहर के इतिहास रचयिता और भारतवर्ष में शहर को पहचान दिलाने वाले सम्राट राजा जन्मेजय की प्रतिमा सम्माननीय नगर पालिका अध्यक्ष श्री अशोक जी मालवी के करकमलों से और क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधियों के करकमलों से नगर में आई और इस प्रतिमा को स्थापित करवाने के लिए नागदा शहर की छोटी सी संस्था चंद्रवंशी बागरी समाज की जो है अपने आराध्य देव के रूप में महाराज जन्मेजय को मानते हैं। इस उद्देश्य से शहर की पहचान और समाज का अनुयायी होने के लिए हम लोगों ने मांग की थी कि राजा जन्मेजय की नगरी नागदा में सम्राट राजा जन्मेजय की प्रतिमा स्थापित की जाए। हमारी मांग 2019 में सम्माननीय नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जी मालवी साहब ने मानी और उन्होंने कहा कि आप जैसा बोलोगे वैसा ही हम करें। शहर में महापुरुषों की प्रतिमा लगाने को लेकर 20 वर्षों से मामले का पटाक्षेप पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत के प्रयासों से हो गया। 26 जनवरी की रात्रि में स्टेट हाईवे नंबर 17 पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने के बाद जहां राजपूत समाज में खुशी का माहौल था, वहीं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों में आक्रोश व्याप्त हो गया। प्रतिमा लगाने की मांग को लेकर पुराने बस स्टैंड पर अनुयायी प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान एसडीएम आशुतोष गोस्वामी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आश्वासन दिया कि तीनों प्रतिमा का लोकार्पण एक साथ ही होगा।
लेकिन अनुयायी नहीं माने तो डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के लिए स्थल चयन किया, जिसमें नगर पालिका के बगीचे के कॉर्नर और सुलभ कॉम्प्लेक्स के समीप 2 स्थानों को देखा, जिसमें से सुलभ कॉम्प्लेक्स के समीप सहमति बन गई है। लेकिन कुछ अनुयायियों ने विरोध दर्ज कराते हुए पुराने बस स्टैंड पर धरने पर बैठ गए। धरने के दौरान पुराने बस स्टैंड के प्रतीक्षालय और पुलिस चौकी के बीच प्रतिमा लगाने की सहमति बनी। नगर पालिका ने तुरंत डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के लिए रोटरी बनाने का काम शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ राजा जन्मेजय की प्रतिमा लगाने के लिए नए बस स्टैंड पर भूमि पूजन किया। गौरतलब है कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने को लेकर पूर्व विधायक शेखावत ने सर्किट हाउस पर बैठक ली और अधिकारियों ने 26 जनवरी की रात्रि में स्टेट हाईवे नंबर 17 पर प्रतिमा लगा दी। इसके लिए विधिवत प्रक्रिया चली थी, तीनों स्थान चयनित किए गए थे जी। 2 स्थान पे कोई विवाद नहीं, तीसरे स्थान पे शासन अपने न्यायालय द्वारा उस पर बैन लगा दिया गया। ठीक है, अब यदि ये तीसरी जो चौथी जगह है, जैसे यहाँ पे 2 जगह चयनित की है या आप लोग जो जगह बता रहे हो, उसके लिए विधिवत प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत तो चलना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कहीं भी अपने मन से वहाँ विवादित है, आप यहाँ लगा दीजिए, के लिए प्रक्रिया करना पड़ेगी ना। प्रक्रिया हो जाएगी जब ये नागरिक इस रोड पे आएगा ना, तुरंत कार्रवाई होगी, तुरंत। आप कोई सुनवाई नहीं हो रही क्या? कम से कम 20 साल में 500 से 1000 आवेदन पड़े आपके प्रशासन के पास। आपको अगर वहाँ मंजूर नहीं है तो बगीचे पे कर लो ना। बगीचे में तो 20 साल पुरानी है साहब, आप अभी आए हैं, 20 साल पुरानी लड़ाई है हमारे पुराने लोगों की, लगानी होती है 20 साल पहले बाबा साहब की मूर्ति लगनी होती है। अगर प्रतिमा लगती है बाबा साहब की तो संविधान निर्माता है और ऐसा लगाने में लगनी चाहिए। तो उसके लिए वही चीज तो हम बता रहे हैं, एक लिखित में तो दो भाई शासन प्रशासन को फलानी जगह चाह रहे हैं। चलो हम लिखित में दे रहे हैं, शाम तक अगर हमारी प्रतिमा नहीं लगी बाबा साहब की तो शाम तक ये सभी लोग रोड जाम करेंगे। उसकी पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी और होगा तो भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे, फिर किसी चीज का किंतु परंतु नहीं होगा। आप सभी तैयार हैं आंदोलन के लिए? आप लिखित में दे दीजिए जैसे आपने एक जगह अपेक्षा 1-2 जगह और चयनित करके 3 जगह दे दूंगा तो शासन उस चीज पे प्रशासन उस चीज पे वो करेगा। हमको साहब यही चोरा चाहिए, तो लिखित में चाहिएगा साहब, यही साहब। सुन तो लो, आप पहले लिखित में तो दो उनको कि साहब फलानी जगह हमें चाहिए, उसमें निर्णय प्रशासन करेगा, प्रशासन करेगा। लिख लो एप्लीकेशन लिख लो। ये राम जी कैसे बेन किया इसके लिए एक जगह और चयनित करके लिखित में बेटा पहले उस जगह और शाम तक इसका निराकरण होना चाहिए। उस जगह की थी ना पहले खत्म हो गया। अपन ये चाह रहे हैं पालिका ने हम लोगों अधिकारियों ने वहाँ चयनित की 2 जगह जहाँ आप लोग को माने नहीं है ना, तो ठीक है साहब हमें फलानी जगह दोनों जगह माने नहीं है और तीसरी जगह हमारी लीजिए जगह चयनित की। इस संबंध में आप और इस चीज में निर्णय लेंगे है ना। सब यही चाह रहे हैं कि तीनों प्रतिमाओं का अनावरण एक साथ हो, यही तो चाह रहे हैं। तो ये चीज इसके निर्णय नहीं देंगे ना, नहीं देंगे। सलमान भाई अपन के लिख के प्रशासन लिख के देगा आप लोगों को दे रहे ना नहीं होगी भाई, तुम चाह रहे हो यहाँ हो जाएगी नॉट पॉसिबल। सर इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, ये किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी तो नहीं है। अरे यार कुछ नियम होते हैं तो नियम सर नियम वहाँ था, नियम वहाँ था लेकिन न्यायालय द्वारा उसको बैन लगा दिया। न्यायालय किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा आपत्ति लगाई 2008 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का आदेश के द्वारा ठीक है लगाई तो न्यायालय ने नहीं। लेकिन सर किसी मेरे को एक समझ में नहीं आता है सर, जब आप बात करते हैं कि सर्व समाज एक समान है, फिर यहाँ पर भिन्न भागों में क्यों बांट रहे हैं आप? अपनी जगह आपने जो बताई इस चीज पे प्रशासन को निर्णय तो लेने तो भाई जो आप जगह निर्धारित कर रहे हैं। ठीक है, आपको नहीं पता था क्या साहब तीनों मूर्ति एक साथ लगेगी, फिर आपने रातम रात वो मूर्ति क्यों लगवाई? आपको नहीं पता था क्या? और हमको महाराणा प्रताप की मूर्ति से कोई आपत्ति नहीं है, महाराणा प्रताप हमारा भी सम्मान्य है। और सर दूसरी बात, इंदौर के अंदर जब मेन चौराहे पे मूर्ति लगी थी ट्राले से जब उसका एक्सीडेंट हुआ और मूर्ति जब खंडित हुई तो सर उसके अंदर अभी तो सर सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि किसी भी चौराहे के ऊपर मूर्ति नहीं लगेगी, तो सर वहाँ पर महाराणा प्रताप की मूर्ति कैसे लग गई? सर हम वो भी हमारे महापुरुष है, उनका भी सम्मान करते हैं, मगर यहाँ तो सर फिर सभी के साथ एक समान न्याय होना चाहिए। गोली चलाओ जेल में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं हमें, आज ही लगनी चाहिए बाबा के खिलाफ गए ना, जो आपत्ति करता जो उनके खिलाफ गए, एचडीएम साहब ने सबके पक्ष में ही निर्णय दिया था ना साहब। अब आप ऐसी बात कर रहे हो
या एक व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं, समाज के लोगों की बात कर रहे हैं? किसी व्यक्ति विशेष क्यों अभय चोपड़ा द्वारा उनको क्या प्रॉब्लम है? प्रशासन मतलब नहीं, न्यायालय से मतलब न्यायालय जो आदेश तो वही है ना। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि मेन रोड पे शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। बाईपास शराब की दुकान है, आपने कार्रवाई करी क्या कभी? यहाँ मेन रोड पे थोड़ी सी दूरी पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश, बच्चे बढ़ रहे हैं, वहाँ कलाली चल रही है, हमारे बता रहा मैं उसकी बात कर रहे हैं। आपने कार्रवाई करी, शराब की दुकान मेन रोड पे है साहब। नहीं क्यों, सब्जेक्ट वो भी है ना, वो भी नगर का ही सब्जेक्ट है, नगर का विषय है साहब। वो आपने कितनी बार कार्रवाई की? वो तो ठीक है, स्कूल के पास में कलाली चल रही है। इस स्थान को लेकर आपने बताया कि 7 मीटर की दूरी की यहाँ पर नियम की पूर्ति नहीं हो रही है और 7 मीटर से कम है, तो हम उस फैसले को मानते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन हमारा साहब आपसे ये निवेदन कि 2 प्रतिमा लग रही ना साहब, उन प्रतिमाओं के साथ ही आज ही हमारी समाज के लोगों ने जो 2 स्थान बताए, कल एक स्थान के लिए आप यहाँ कोने पे जो आपसे बात हुई है ना, बगीचे के सामने, लेकिन शर्त यह है कि बाबा साहब का जो मुंह है वो इधर रोड की तरफ होना चाहिए, ताकि यहाँ से निकलने वाले हजारों की संख्या में नागरिक और युवा उनसे एक आशीर्वाद ले सके और उनसे एक समाज को संकेत मिल सके जिनके द्वारा आज संविधान बनाया गया है। और दूसरा मेरा निवेदन है, सभी समाज के लोगों ने तय करा कि जो सुलभ कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर काफ़ी जगह है, सुलभ कॉम्प्लेक्स वाला जो किराया है, आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ चल के दोनों स्थान देख लीजिए और जहाँ हमें सुविधा होती है हम दोनों स्थान के लिए तैयार है। लेकिन आपसे निवेदन है कि आज ही आपको हमसे वादा करना पड़ेगा साहब कि आज ही आप प्रतिमा के पेंडल स्टॉल का आज ही काम चालू करवाएंगे साहब, क्योंकि नगर पालिका के पास टेंडर भी है, कोई टेंडर करने की जरूरत नहीं है। 20 लाख रुपए तक का उन्होंने एक वार्ड का टेंडर कर रखा है, 1 से लेकर 9 वार्ड का टेंडर कर रखा। मेरे समय टेंडर हुए थे, यहाँ पर पेंडल स्टेशन तुरंत बनाने का काम चालू हो सकता है। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है, आप दोनों स्थान पर हमारे साथ चलकर देख लीजिए और हमारा सहयोग है। हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा लग गई तो हम उसके लिए विरोध कर रहे हैं। हम विरोध में खड़े नहीं हैं, हम उनके सहयोग में हैं। वो प्रतिमा लगी, हम उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, किंतु जब साथ में ये भी प्रतिमा है तो ये भी चौराहे पर लगना चाहिए। हमारा निवेदन प्रशासन से ये है कि ये भी प्रतिमा चौराहे पर लगना चाहिए, जहाँ से लोग सब प्रेरणा ले सके, देख सके। जब 2 प्रतिमाएं चौराहे पर लग रही है और ये प्रतिमा भी चौराहे पे लगना चाहिए, प्रशासन यहाँ मौजूद है और वो डिसीजन ले सकते हैं, स्थान का चयन कर सकते हैं। सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास भी अच्छा स्थान है, कोई व्यवधान नहीं, कोई गाड़ी नहीं, किसी प्रकार का कोई वहाँ व्यवधान नहीं है। आप वो स्थान देख लीजिए, फिर ये स्थान देख लीजिए और जहाँ उचित लगे कर लीजिए। पर हम चाहते हैं कि प्रतिमा लगना चाहिए। जब तक प्रतिमा नहीं लगेगी और कार्य प्रारंभ नहीं होगा, हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। सही है, हम यहाँ यही बैठेंगे। हमारा ये कि आप विश्वास दिला दीजिए साहब कि हम आज ये स्थान ठीक है और आज ही हम काम चालू कर रहे हैं। हम यही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप चल के देख लीजिए साहब, दोनों स्थान देख लीजिए। आपके नगर पालिका के जो इंजीनियर वगैरह है, कर्मचारी है, वो सके तो उनको भी बुला लीजिए। तो आपसे हम यही से आप चलिए। कल का दिन हमारे लिए बहुत ही विशेष था, पूरे देश के लिए विशेष था। हमारा गणतंत्र दिवस का था, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी की बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये आवश्यक है कि कोई भी हम कार्य करें वो नियम से करें, और उसके लिए जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि माननीय मालवीय जी के टाइम पे जो नगर परिषद का जो प्रस्ताव हुआ था, उसमें तीनों प्रतिमाओं, जो कि तीनों महापुरुष हैं, वो हम सभी के लिए सम्माननीय है। ऐसा किसी वर्ग विशेष के नहीं है, वो हम सभी के लिए सम्माननीय है। उनकी प्रतिमा लगाने का निर्णय हुआ था, लेकिन कुछ कारणवश इस स्थान पे जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, उस स्थान की में प्रतिमा स्थापित करने को लेके मामला कोर्ट में भी गया। मेरे द्वारा ही इसमें निर्णय लिया गया था कि यहाँ पे स्थापित किया जा सकता है, लेकिन माननीय एडीजे सर के द्वारा उस आदेश को निरस्त किया गया। अब क्योंकि माननीय न्यायाधीश हम सभी से ऊपर हैं और कानून के विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, तो उनकी बातों को मानना और कोर्ट के आदेश का पालन करना और करवाना दोनों ही हमारा परम दायित्व बन जाता है। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम कानून का पालन करें। साथ ही साथ मैं जो कहा गया, तीनों महापुरुष हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, तीनों हमारे समाज को दिशा देने वाले हैं। तो हमको ज़रूरी है कि हम ऐसी जगह का चुनाव करें, ऐसी जगह उनको स्थापित करें जहाँ पे उनकी गरिमा बनी रहे और उनका सम्मान रहे। जैसा कि अभी पूर्व अध्यक्ष जी द्वारा और परमार साहब के द्वारा बताया गया कि हम चाहते हैं कि तीनों की तीनों प्रतिमा एक ही साथ लगें, तो बिल्कुल सही बात है। हम भी ये पूरी तरह से मैं आश्वस्त करना चाहूँगा आपको कि तीनों प्रतिमा एक साथ ही लगेंगी और अनावरण भी उनका तीनों का एक साथ होगा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम।
होगा। ग्रेसिम खेल परिसर में वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हुआ। कोरोना टीकाकरण को लेकर बुधवार को ग्रेसिम खेल परिसर में दूसरे टीकाकरण स्थल का श्री गणेश किया गया, जिसमें पहले दिन 87 व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया। कोरोना के विरुद्ध युद्ध करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बाद बुधवार को ग्रेसिम खेल परिसर में वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया गया। सिविल सर्विसेज के संयुक्त संचालक डॉक्टर संजीव कुमरावत के अनुसार ग्रेसिम खेल परिसर में बुधवार की सुबह 10:30 बजे विधि विधान से वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर कमल सोलंकी के अनुसार पहले दिन 87 व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र वर्मा, डॉक्टर शोभना भाबर सहित कई डॉक्टर्स उपस्थित थे। पूरे कंफर्ट होना चाहिए, तो माइंड डाइवर्ट खुश रहना चाहिए, तो फिर नो रिएक्शन एट ऑल। कल से टीवी लगवा देंगे। एक्चुअली तो वो होना चाहिए, टीवी लगवा देंगे, कुछ ऑडियो वीडियो चलते रहना चाहिए। हाँ, टीका कोविड संक्रमण से बचाने के लिए उसके बाद भी आपको एसएमएस का ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मास्क लगाना है और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहना है। अगला टीका आपको 28 दिन बाद लगेगा, इसका मैसेज आपके मोबाइल पर आ जाएगा। या बटन प्रतिकूल प्रभाव होते हैं तो आपको मेडिकल ऑफिसर को बताना है। अब आपको आधा घंटा ऑब्जर्वेशन रूम में बैठना है, आराम से लगा लो बटन ऊपर नीचे स्टेप हो गया। ये टीका आपको कोविड संक्रमण से बचाने के लिए दिया जाएगा। इसके बाद आपको एसएमएस का ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर करना है। यदि कोई प्रतिकूल प्रभाव होते हैं तो मेडिकल ऑफिसर को आपको बताना है। अगला टीका आपको 28 का मैसेज आपको मोबाइल पर आ जाएगा। अब आपको आधा घंटा ऑब्जर्वेशन फोटो खींचना था ना आपको, उनकी इच्छा रह जाएगी ना। मुख्य चिकित्सा अधिकारी उज्जैन के द्वारा कल निर्देशानुसार आज नागदा में बिरला नगर में खेल परिसर में कोविड वैक्सीनेशन का सेंटर स्टार्ट किया गया है, जहां पे कि आज प्राइवेट डॉक्टरों का वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसी क्रम में 100 लोगों को आज वैक्सीनेशन का हमारा टारगेट है। सर, कितने लोगों को अभी तक वैक्सीन लगी? अभी तक लगभग 15-20 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। आगे जो अपना टारगेट है वो अचीव अगर होता है, 100 का टारगेट है, जब ये अपना कंप्लीट होगा उस समय में स्टॉप करें। थैंक यू सर। कृषि बिल के विरोध में विगत 2 माह से दिल्ली की सड़कों पर सत्याग्रह कर रहे देश के लाखों किसानों की समस्याओं को सुनना तो दूर, उन्हें कभी खालिस्तान, कभी पाकिस्तान तो कभी आतंकवादी कहकर मोदी सरकार व भारतीय जनता पार्टी किसानों का अपमान कर रही है। लाल किले पर जिस कथित किसान ने सिख पंथ का झंडा फहराया वह भाजपा का सदस्य था। ये बात अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह द्वारा नागदा में विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के निवास स्थान पर आयोजित प्रेस वार्ता में कही गई। आइए सुनते हैं विस्तार से।
अरे शिल्लिका है ये थोड़ा और थक जाओ निकल नहीं पाएगी। पीछे उधर ही है, थोड़ा पीछे तक जाओ, पीछे तक जाओ, पीछे साइड दे दो, साइड पीछे तक जाओ, साइड दे दो, पीछे तक जाओ। हाँ मैं तो सबसे अच्छी चीज ये बहुत कम मीठा शक्कर भी कम है, शक्कर भी बहुत कम आ जाओ प्रेस वाले, एक मिनट छोड़ दो भैया आप लोग प्रेस वालों को थोड़े से पीछे रखो यार, दादा मोबाइल पीछे रख लेना आपका। जो है जल्दी मंगा ले। कॉफी कॉफी मीठी कॉफी सब मीठी पीते हैं। सही बात है, हमारी वजह से उनको डायबिटीज हो जाती है। चलो अरे ये जी तू पीछे हो बैठ जा चलो एक मिनट सर, ये काम करेगा थोड़ा टेबल साइड में ये हटा लेते आड़ी नहीं चलो ठीक, हाँ बस ठीक है। आओ बंसल। बोलो देखो, विधायक जी गोद में बैठ सकता है लेकिन अगली न्यूज सुनी के चलाएगा, ब्रेकिंग न्यूज चलाएगा महेश परमार की, तो बैठ सकता हूँ उनकी गोद में आके। नहीं भाई अपनी ब्रेकिंग न्यूज लगवा। महेश परमार साहब तो पहले से ब्रेकिंग में रहते हैं। चलो राजा साहब, दिल्ली में कल जो घटना हुई है, लाल किले पर जो झंडा फहराया गया है और ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ पर फहराया गया सर, वहाँ पर किसानों ने झंडा अपना फहराया लाल किले के बाहर। अब ऐसा बीजेपी आरोप लगा रही है कि वहाँ पर खालिस्तानी और अन्य दल, विपक्षी दलों का इन्वॉल्वमेंट उसमें हो चुका है। पहली बात तो मैं आज नागदा आया हूँ और भाई दिलीप के यहाँ आकर मुझे प्रसन्नता हुई है, बहुत दिनों से नहीं आ पाया था। और मुझे दिलीप ने बताया, विधायक जी ने, कि बस स्टैंड पर हमारे दलित लोग आंदोलन कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने के लिए, तो हम लोग वहाँ चल के बातचीत करना चाहिए। मैं तो वहाँ गया था। मुझे ये समझ में नहीं आता कि प्रशासन कैसे काम करता है।
एक व्यक्ति के आवेदन पर उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जैसे व्यक्ति की मूर्ति लगाने पर स्टे लगा दिया। ये क्या तरीका है? मैं ऐसी घोर आपत्ति करता हूं और जिला प्रशासन से मैं मांग करता हूं, अगर 25 फरवरी तक ये बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति जो 3 साल से यहाँ पड़ी हुई है अगर नहीं लगी तो मैं आकर भूख हड़ताल करूंगा 25 तारीख को। राजा साहब, आपका हमने ये रूप देखा है राजनीति का, आप राष्ट्रीय नेता लेकिन फिर भी आप नागदा के मुद्दे पर आप इस तरह से मुखर हैं। क्या नगर पालिका चुनाव में भी क्या इस तरह के मुद्दों को लेकर के आप? देखिए, बात ये बाबा साहब अंबेडकर कोई नगर पालिका चुनाव तक सीमित नहीं है। आज पूरे देश में बाबा साहब अंबेडकर के व्यक्तित्व को पूजा जाता है। सोए हुए समाज को उन्होंने जगाया था। बाबा साहब ने हमें भारतीय संविधान दिया, इसलिए उनका यदि कहीं अपमान होगा तो चाहे एसडीएम हो चाहे कोई हो, ये गलत है। कोई व्यक्ति को, अभय चोपड़ा कौन है ये? जिसने भी लगाया है उसको समझाना चाहिए। व्यापम का भी उसने लगाया। हाँ, वो ठीक है, व्यापम लगाया, लेकिन ये व्यापम में तो भ्रष्टाचार था, इसमें कहा का भ्रष्टाचार है। क्या दिक्कत है उसको बाबा साहब अंबेडकर से? ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उनसे भी बात करूंगा, अभी फोन लगा के उनसे भी बात करूंगा। दिल्ली में किसान आंदोलन में प्रश्न पूछा था किसान का, 2 महीने से शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह हो रहा है। सत्याग्रह है ये, और जो लोग वहां सत्याग्रह शांतिपूर्ण ढंग कर रहे हैं उनको भाजपा कभी खालिस्तानी कहती है, कभी पाकिस्तानी कहती है। उन्होंने कभी ऐतराज किया? किसानों को डंडे मारे गए, आंसू गैस छोड़ी गई, ठंड में ठंडा पानी उनके ऊपर फेंका गया, उन्होंने कोई आपत्ति की थी? उन्होंने केवल मांग की थी कि हमें 26 जनवरी को हमको भी अपनी परेड निकालने दो किसानों के पक्ष में, और उसकी सहमति मिली। 3 वहां पर धरना स्थल हैं, एक सिंगू बॉर्डर है, टीकरी बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर है। सिंगू बॉर्डर पर और टीकरी बॉर्डर पे जो रूट प्रशासन ने बताया था, उस प्रशासन के रूट बताए हुए रूट पर ट्रैक्टर रैली निकली, शांतिपूर्ण ढंग से निकली और रात को 10-11 बजे तक निकली। गाजीपुर बॉर्डर पर जो रूट तय हुआ था उस पर दिल्ली पुलिस ने बैरियर लगा दिया। क्यों लगा दिया? जब तय हुआ था तो खुला रखना चाहिए था। उस पर विवाद हुआ, और जब विवाद हुआ तो पुलिस ने एक किसान, निर्दोष किसान को गोली मारी सर पे, वो मर गया। क्या कारण था भाई, गोली क्यों मारी आपने? और वहां पर जो लोग अशांति फैला रहे थे, किसानों ने 15 लोगों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया, जिनके पास सरकारी कर्मचारी होने के आईडी कार्ड मिले, सरकारी अधिकारी कर्मचारी होने के आईडी कार्ड मिले। जो किसान नहीं थे, जिन लोगों ने ये अशांति फैलाई, और जिसने लाल किले पे जाके और सिख पंथ का, खालिस्तान का नहीं है, सिख पंथ का जो झंडा लगाया, नहीं लगाना चाहिए था, वहां राष्ट्रीय ध्वज लगाना चाहिए था। राष्ट्रीय ध्वज लगा, वो भी लगाया उन्होंने, लेकिन किसान यूनियन और सिख पंथ का भी उन्होंने लगा दिया। लगाने वाला कौन था? भारतीय जनता पार्टी का समर्थक, जिसका कोई, जितने भी किसान संगठन है 32, उनमें वो कहीं नहीं है। वो सनी देओल का खास है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के साथ उसकी तस्वीरें हैं, जिसने सब कुछ किया है। ये सारा प्रायोजित षड्यंत्र था किसान आंदोलन को बदनाम करने का, और इसकी जांच होना चाहिए। कांग्रेस इस लेकर के अपना अगला स्टैंड क्या लेगी इस कानून को? अगर बीजेपी इस कानून को वापस नहीं लेती है, हाँ, तो कांग्रेस का इसमें स्टैंड क्या होगा? हमारा स्टैंड साफ है। किसान विरोधी कानून को हम पास नहीं होने देंगे। पास तो उन्होंने जबरदस्ती कर लिया। मैंने स्वयं ने इसमें अमेंडमेंट लगाया था कि इस ऑर्डिनेंस को वापस लिया जाए। जब हमने वोटिंग करवाने की मांग की तो इन्होंने वॉइस वोट्स में डिवीजन नहीं माना। हमने डिवीजन मांगा था, अपनी सीट पे खड़ा होकर मैंने डिवीजन मांगा था, नहीं करने दिया। इसलिए हमारा स्टैंड तो साफ है, किसान विरोधी कानून वापस लो, अन्यथा गद्दी छोड़ो। राजा साहब, वर्तमान में राजा साहब महंगाई की जो मार चल रही है, पेट्रोल हो गया 94 रुपए, डीजल का भाव बढ़ गया है, और मीठा तेल जो फार्म है वो भी कितना बढ़ गया। इस संबंध में कांग्रेस क्या करेगी, आपका क्या रहेगा? अरे हम तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं, आप भी हमारे सहयोग करेंगे नहीं करेंगे?
आप पता नहीं कौन से चैनल से हैं, क्या बंसल वाले दिखाएंगे क्या? अयोध्या राम मंदिर, अरे महंगाई की मार, मोदी सरकार। राजा साहब, नगरीय प्रशासन चुनाव होने हैं नगर निकाय के, इसमें कांग्रेस किस तरह से प्रत्याशियों का चयन करेगी? क्योंकि बीजेपी का कहना है कि वो 35 की उम्र के और युवाओं को अधिकांश मौका देंगे। ये सारी चीजें कमलनाथ जी तय करते हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, वो जो तय करेंगे हम सब उनके साथ हैं। तो क्या हम नगर पालिका चुनाव कांग्रेस जिस तरह पूरी तरह बैकफुट पे नजर आ रही है, कांग्रेस अभी नगरीय निकाय चुनाव में है, अभी तक एक बार भी वोट बैंक नहीं बन पाया। उसको लेके क्या तैयारी होगी? हम लोग वोट बैंक करते ही नहीं है। नहीं, यहाँ वोट बनेगा कैसे? अरे वोट बैंक तो करती है भाजपा। वोट बैंक नहीं, बोर्ड यहाँ नगर पालिका बोर्ड बना नहीं अभी तक। बनेगा, नहीं बनेगा, लगेंगे। क्या तैयारियां की जा रही है? लगेंगे सब लोग किस तरह से? अरे दिलीप बताएगा कि मैं बताऊंगा। राजा साहब, यहाँ पे एक बड़े उद्योगों में से एक रेसिम उद्योग है, जिसमें 3000 ठेका श्रमिक उनको कोरोना की आड़ में घर बिठा दिया गया है। उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारी प्रतिक्रिया है कि मजदूरों के हक में लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। मीडिया से अभी आप मदद की बात कर रहे थे, मीडिया से आप बोल रहे थे कि आप क्या मदद करेंगे। 15 महीने आपकी सरकार रही, मीडिया को कोई विज्ञापन मदद कुछ भी नहीं हुई, ऐसा क्यों? देखो क्या कारण रहे? विज्ञापन दिग्विजय सिंह देता नहीं, उसके बाद तो पैसे दिला है नहीं। कांग्रेस सरकार तो देती। विज्ञापन दिए थे, मैं सूची दूंगा आपको। नहीं दिए थे वो अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए भाजपा पे सहायता दैनिक मध्यांचल चेक कर लेंगे उसके बारे में। कई दुनिया में राम मंदिर निर्माण के लिए भाजपा सहायता राशि इकट्ठा कर रही है, आपने भी कहीं ना कहीं उसमें अपनी सहभागिता। देखो बात यह है, भाजपा को क्या न्यास ने अधिकृत किया है? क्या शासकीय न्यास ने भाजपा को या भाजपा के किसी संगठन को अधिकृत किया है? क्या नहीं किया। तो वो चंदा वसूली कैसे कर रहे हैं? किसके नाम से कर रहे हैं? नगद रुपए ले रहे हैं, उसकी रसीद नहीं दे रहे। इसलिए मैंने सीधा प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। ये चंदा कायम कैसे उगा रहे? डंडा, भाला, फरसी, तलवार लेकर चंदा उगा रहे हैं। ऐसे चंदा उगाया जाता है? इसकी मैं निंदा करता हूं। हम लोग राम भक्त हैं, लेकिन भगवान राम को राजनीति में नहीं बेचते हम लोग। हमारे लिए आदर्श हैं भगवान राम। और इसी